पत्थर के राजा रानी। माहिष्मती राज्य के राजा कीर्तिवर्मन बहुत ही वीर और पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में किसी को भी कोई प्रकार का दुख नहीं था। जनता सुखी और समृद्ध थी। कीर्तिवर्मन की 3 रानियां थीं और तीनों रानियां ही बुद्धिमान और खूबसूरत थीं। बड़ी रानी का नाम विशाखा, मंझली रानी का नाम सुलेखा और छोटी रानी का नाम मोहिनी था। महाराज अपनी तीनों रानियों से बेहद प्यार करते थे। महाराज, आपने हमसे वादा किया था कि आप इस बार हमारे जन्मदिन पर हमें कहीं घुमाने लेकर जाएंगे। महाराज, आपने पिछले साल हमसे वादा किया था कि आप हमें इस साल घुमाने लेकर जाएंगे। आप क्यों शांत हैं छोटी रानी? क्या आप कहीं नहीं जाना चाहती? महाराज, जाना तो मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि आपने तो कल ही मुझसे वादा किया था, लेकिन अब मैं नहीं जा सकती। क्यों मोहिनी, क्या हुआ? क्या तुम महाराज को अकेले लेकर जाना चाहती हो? क्या हम दोनों तुम्हारे और महाराज के बीच में आ रही हैं? हाँ दीदी, मुझे तो लगता है ऐसा ही कुछ होगा, वरना मोहिनी तो घूमने का एक मौका नहीं छोड़ती, और वो भी महाराज के साथ कभी नहीं। अरे, आप दोनों अपनी अपनी बातों में लगी हुई हो। एक बार मोहिनी की बात भी तो सुन लो। कहो मोहिनी, तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो कहीं घूमने? क्योंकि महाराज, मैं आपके अगले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आपने तो आज हमारा दिल ही जीत लिया। इस बार हमें युवराज ही चाहिए। इस राज्य के उत्तराधिकारी ही देना हमें। जरूर महाराज, आखिर आपकी मन्नत पूरी होने वाली है। हाँ, पिछले साल हम दक्षिण के मंदिरों में ये मन्नत मांग कर आए थे। इस साल आपने हमें खबर दे दी है। अब बाकी के काम पूरे कर हमें वापस दक्षिण जाना होगा। बाकी के काम क्या है महाराज? वो आपको पता चल जाएगा रानी। अभी हमें एक बहुत जरूरी काम से मंत्री जी से मुलाकात करनी है। सेवक, इधर आओ। महाराज ने सेवक को आवाज दी और उसके आते ही उन्होंने कहा, मंत्रियों से कहो कि अभी दरबार में उपस्थित हो। थोड़ी देर में महाराज मंत्रियों के साथ दरबार में आ गए थे। अपने सिंहासन पर बैठे हुए महाराज ने कहा, मंत्रियों, जिस इच्छा के पूरी होने का हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, वो अब पूरी होने जा रही है। हमारे युवराज का आगमन होने वाला है। हमारे राज्य को अब उत्तराधिकारी मिलेगा। बधाई हो महाराज, आपको बहुत बहुत बधाई। अब हमें अपनी मन्नत का आखिरी हिस्सा पूरा करना होगा। अब वो क्या है महाराज? हमें अपने आने वाले राजकुमार को उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। महाराज, यदि आप बुरा न मानो तो एक प्रश्न पूछूं? हाँ मंत्री जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप पूछ सकते हैं। महाराज, आप राजकुमार के नाम सारा राज्य कर रहे हैं, उन्हें उत्तराधिकारी बना रहे हैं, लेकिन आप इस बात को लेकर निश्चिंत कैसे हैं कि राजकुमार का ही आगमन होगा? मंत्री जी, हम समझ सकते हैं आपके मन में क्या क्या विचार चल रहे होंगे। दरअसल इस बात के पीछे एक राज है, और वह राज आज हम बेफिक्र होकर खोल सकते हैं। तो सुनिए मंत्री जी, हमारी दोनों रानियां विशाखा और सुलेखा ने हमें केवल कन्या संतान ही दी है, और अब वे दोनों संतानोत्पत्ति नहीं कर सकती। पिछले साल जब हम दक्षिण के जंगलों में शिकार खेलने गए थे तब। आज तो बहुत समय बीत गया घूमते घूमते, कोई भी शिकार हाथ में नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आने से सभी जानवर डरकर भाग गए हैं? महाराज ने हंसते हुए अपने साथ आए सैनिकों से कहा। तभी पीछे से किसी के आने की आवाज आई और वह बोला, जानवर किसी से डरकर जंगल छोड़कर नहीं भागते, वो तो बस छिप जाते हैं, और जो उन छिपे जानवरों को ढूंढ ले वही तो असली शिकारी होता है। अब तो आपकी उम्र हो रही है, शायद इसलिए तो आपको कोई शिकार नहीं मिला है। राजा हर्ष, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम शिकार नहीं कर सकते? आप हमारे पड़ोसी राज्य के राजा हैं और हमारे दुश्मन भी, तो क्यों ना आइए हम दोनों मिलकर एक एक मुकाबला कर ले। मुकाबला करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन जीतने वाले को बदले में क्या मिलेगा?
इनाम अगर लाजवाब हो तो ही शिकार करने में मजा आएगा। सही कहा आपने। ठीक है, तो अगर आप बुरा ना मानो तो मैं सुझाव देना चाहूँगा। ठीक है, बताओ, तुम जो भी कहोगे हमें मंजूर है। ठीक है, तो हम दोनों में से जो भी कोई पहले शिकार करेगा उसका विवाह हारने वाले को अपनी बहन से करवाना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। दोनों राजा अलग अलग दिशा में शिकार ढूंढने चले गए और काफी देर तक शिकार ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटकने के बाद महाराज कीर्तिवर्मन ने एक हिरन का शिकार कर ही लिया और वापस लौट आए। वापस लौटकर हर्षवर्धन को उन्होंने अपना शिकार दिखाया। अरे, मान गए आपको तो। आपने तो सच में शिकार ढूंढ लिया। लगता है अब मुझे शर्त पूरी करनी होगी। बेशक, अब तो आप ही हारे हैं तो शर्त भी आप ही पूरी करेंगे। तो चलें आपके राज्य में। बिल्कुल, आपका स्वागत है हमारे राज्य में। हम अपनी बहन मोहिनी से आपका विवाह करने के लिए तैयार हैं। महाराज कीर्तिवर्मन अपनी जीत से काफी खुश थे और हर्षवर्धन की बहन मोहिनी की सुंदरता के उन्होंने कई किस्से भी सुन रखे थे। वे मोहिनी से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक भी थे। जल्दी ही वो महाराज हर्षवर्धन के राज्य में पहुंच गए। महाराज कीर्तिवर्मन, आप हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए हैं। आप कुछ देर आराम करें। शाम को हम अपनी बहन मोहिनी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तब तक आप हमारे यहाँ के प्रसिद्ध पकवानों का स्वाद लें। ठीक है, जैसा आप चाहें। हर्षवर्धन महाराज कीर्तिवर्मन को आराम करने का कहकर दौड़ दौड़े अपनी बहन के पास आए और बोले, बहना, सब गजब हो गया, सब उल्टा पड़ गया। क्या बात है? क्या हुआ है भैया? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? बहना, अब मैं कीर्तिवर्मन की बहन चित्रलेखा से कैसे विवाह कर सकूंगा? मैं तो शर्त हार गया हूँ और तुम्हें भी। तुम्हारी सारी योजना धरी की धरी रह गई। भैया, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो भले ही हमारे दुश्मन राजा हैं, पर मैंने भी आपसे वादा किया था कि मैं आपकी और चित्रलेखा की प्रेम कहानी को अवश्य पूरा करूंगी। आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा विवाह महाराज कीर्तिवर्मन से हो रहा है। अब भैया, आपसे किसने कहा कि ये विवाह मेरी मर्जी के विरुद्ध है? मैं कुछ समझा नहीं बहना। भैया, आपको याद है जब कुछ महीने पहले गंगा नदी के तट पर मेला लग गया था, तब वहाँ पर मैं भी गई थी और मैंने महाराज कीर्तिवर्मन को देखा था। बस उन्हें देखते ही मैं उन पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की ठान ली। अच्छा, उसके बाद क्या किया तुमने? उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि ये तो हमारे दुश्मन राजा है, ऐसे तो उनके साथ हमारा विवाह नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने अपने गुप्तचरों को उनके पीछे लगा दिया, लेकिन हमारे गुप्तचरों ने बताया कि आप भी इनकी बहन से प्रेम करते हैं और फिर हम आपके पास आए और आपको बताया कि जंगल में जाकर शिकार की शर्त रखिए। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं शिकार में जीत जाता तो क्या होता? ऐसा होता ही नहीं। आपने शायद गौर नहीं किया, जो हिरन उन्होंने पकड़ा था वो हमारे महल का ही हिरन था। अरे हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी सही कहते थे कि मोहिनी तुमसे एक कदम आगे रहती है। इसलिए ही वो शिकार की प्रतियोगिता में जीत गए और आप खुद ही उन्हें महल में ले आए। वो सब तो ठीक है, तुम्हारी समस्या का हल हुआ है। ये तो मेरी समस्या का, तुम्हारी समस्या का हल हुआ है। ये तो अब मेरी समस्या का क्या? मैं कैसे चित्रलेखा से विवाह करूं? अगर उसे मना किया तो वो सेना लेकर हम पर हमला कर देगी। उसका चिंता आप मत कीजिए भैया, अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। हर्षवर्धन अपनी बहन की चाल देखकर अचंभित था और सोच रहा था कि उसकी बहन सच में बहुत ज्यादा होशियार है। शाम होने पर उसने मोहिनी और कीर्तिवर्मन को आपस में मिलवाया। महाराज, ये मेरी बहन मोहिनी। हमने आपकी खूबसूरती के बारे में बहुत सुना है और आज आपको देख भी लिया। वाकई में आप बहुत सुंदर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपसे कुछ बात एकांत में करना चाहती हूँ। बिल्कुल, महाराज हर्षवर्धन, क्या आपकी आज्ञा है? मेरी बहन कुछ कहना चाहती है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप दोनों बात कर सकते हैं, मैं जाता हूँ। हर्षवर्धन वहाँ से चला गया और मोहिनी ने महाराज कीर्तिवर्मन से कहा, महाराज, मेरे भाई ने मुझे अपनी शर्त और जंगल में हुई घटना के बारे में बताया, लेकिन
मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरे भी कुछ हक है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बताइए आपकी क्या इच्छा है? आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा राजकुमारी जी। महाराज, आप हमारे दुश्मन राज्य से हैं और हमारे दुश्मन भी। अगर मैं आपसे विवाह करती हूँ तो ये भी हो सकता है कि आपके राज्य में मेरी जान को खतरा हो या फिर आपसे ही मुझे खतरा हो। आपको हमसे या हमारे राज्य से कोई खतरा नहीं होगा राजकुमारी जी। इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। महाराज, ये विवाह एक खेल के कारण हो रहा है। मेरे भाई आपसे शर्त हार गए थे। इसका मतलब मैं आपके लिए एक जीती हुई वस्तु हूँ। हो सकता है भविष्य में आपका मुझसे मन ही भर जाए और मुझे आपके राज्य में महारानी का दर्जा ना मिले। आप जो कुछ भी कह रही हैं, मुझे सब कुछ सही लग रहा है। तो आप ही बताएं कि इसका क्या उपाय है? आपकी सारी चिंताएं और शंकाएं कैसे खत्म होंगी? अगर आप चाहें तो मेरी सारी शंका आप एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। हम वादा करते हैं, आप जो भी कहेंगी हमें मंजूर है। ठीक है, तो आप अपनी बहन का विवाह हमारे भाई से करवा दीजिए। इससे दोनों तरफ परिस्थिति बराबर रहेगी और हमें भी कोई चिंता नहीं होगी। ये आपने क्या मांग लिया राजकुमारी जी? लेकिन अब तो हम आपको जवाब दे चुके हैं। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं और अपनी बहन का विवाह आपके भाई हर्षवर्धन से करवा देंगे। ठीक है, हम भी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। हमें बहुत खुशी हुई ये सुनकर। हम जल्दी ही अपने राज्य से आपको लेने आएंगे। मोहिनी वहाँ से चली गई और अपने भाई के पास आई। क्या हुआ मोहिनी, क्या बात बनी? कुछ क्या कहा तुमने उनसे? भैया, वो यही आपसे मिलने आते ही होंगे, पर ध्यान रखना आप ज्यादा खुश मत होना। समझ गया बहना, अब तुम चिंता मत करो, सब संभाल लूंगा मैं। मोहिनी अपने कक्ष में चली गई और तभी वहाँ पर महाराज कीर्तिवर्मन हर्षवर्धन से मिलने के लिए आए। महाराज हर्षवर्धन, आप सच में एक बहुत ही वीर राजा है। इस राज्य की प्रजा आपको देवता मानकर पूजती है। वो तो हमारे पिताजी के संस्कार हैं जो हमें मिले और हमने प्रजा के बीच अपनी ये पहचान बनाई। पर आप ये बताएं कि क्या हमारी बहन ने आपके दिल में जगह बनाई? आपकी बहन वाकई में होशियार है। उनके आगे तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, पर आपसे कह सकते हैं। कहिए कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन से विवाह कर ले। क्या कहा आपने? आपकी बहन से विवाह? लेकिन क्यों? महाराज, हमारी बहन भी विवाह लायक हो गई है और हमें नहीं लगता कि आपसे बेहतर उसे कोई और मिलेगा। महाराज, हम किसी और से प्रेम करते हैं, आपकी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? और हमने प्रण लिया है कि जिससे प्रेम करते हैं विवाह भी उसी से करेंगे। महाराज, आप कृपा करें, हम पर चाहे तो हम आपको अपना आधा राज्य दे देंगे, लेकिन हमें मोहिनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब आप चाहिए हमें अपनी बहन के लिए। ठीक है, अगर आप इतना विनती कर रहे हैं तो हम अपने प्रेम की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम आपकी बहन से विवाह करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने राज्य जा रहे हैं। अपनी बहन के साथ आएंगे और विवाह समाप्त करेंगे। हम आपका इंतजार करेंगे। महाराज कीर्तिवर्मन वहाँ से अपने राज्य चले गए। वाह बहना वाह, आखिर ऐसा क्या जादू किया तुमने कि वो चित्रलेखा से विवाह करने पर हमें अपना आधा राज्य भी देने को तैयार हो गए। भैया, आप नहीं समझेंगे, आप तो बस उनके स्वागत की तैयारियां कीजिए। राज्य लौटकर महाराज कीर्तिवर्मन ने अपनी बहन चित्रलेखा को बुलाया और कहा, चित्रलेखा, अब तुम विवाह लायक हो चुकी हो। अब पिताजी की इच्छा अनुसार हमें तुम्हारा विवाह किसी अच्छे राज्य में और अच्छे राजा से करना होगा। हाँ भैया, लेकिन क्या आपने किसी को ढूंढ लिया है हमारे लिए? हाँ, महाराज हर्षवर्धन। क्या कहा? महाराज हर्षवर्धन? लेकिन भैया, वो तो हमारे दुश्मन है ना, आप उनसे मेरा विवाह कैसे करवा सकते हैं? नहीं नहीं भैया, हम उनसे विवाह नहीं करेंगे। अरे चित्रलेखा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखो, मुझ पर भरोसा रखो। सारी दुश्मनी अब खत्म हो चुकी है। अब हमारे बीच में कोई भी शत्रुता नहीं है। कोई शत्रुता नहीं है? ऐसा कैसे हुआ भैया? वो सब तुम छोड़ो, तुम बस अपने विवाह की तैयारी करो। महाराज कीर्तिवर्मन की बात सुनकर चित्रलेखा मन ही मन बहुत खुश थी। दिन बीतते गए और महाराज कीर्तिवर्मन चित्रलेखा के साथ बारात लेकर
मोहिनी से शादी करने पहुँचे। हर्षवर्धन का विवाह चित्रलेखा से हुआ और महाराज कीर्तिवर्मन का विवाह मोहिनी से। चारों लोग खुश थे और विवाह के बाद महाराज कीर्तिवर्मन मोहिनी को अपने साथ अपने राज्य ले जाने लगे कि तभी रास्ते में मंदिर के पास मोहिनी को एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। महाराज, हमारा नया नया विवाह हुआ है, चलिए मंदिर में दर्शन कर लेते हैं और साधु संतों का भी आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है महारानी, जैसी आपकी इच्छा। महाराज कीर्तिवर्मन और मोहिनी अपने रथ से उतरकर मंदिर में आ गए। यहाँ दोनों ने भगवान का पूजा की और फिर आश्रम में साधु संतों का आशीर्वाद लेने पहुँच गए। आश्रम में एक बहुत सिद्ध संत रहा करते थे। महाराज के आने की खबर सुनकर संत ने उन्हें अपने आश्रम में आने की अनुमति दे दी। गुरुदेव, मैं महेशमती का राजा कीर्तिवर्मन और ये मेरी महारानी मोहिनी है। हम दोनों का विवाह हुआ है। हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। सदा सुखी रहो राजन। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन की इच्छा क्या है। तुम्हारी दोनों रानियां अब तुम्हें युवराज नहीं दे सकती। गुरुदेव, आप इस बात को कैसे जानते हैं? हम सब जानते हैं, मोहिनी से तुम्हारा विवाह इसी वजह से हुआ है। गुरुदेव, हम चाहते हैं कि अब हमें पुत्र की प्राप्ति हो, हमारे राज्य का कोई उत्तराधिकारी मिले। तुम्हें जरूर ही पुत्र की प्राप्ति होगी, बस तुम्हें एक कार्य करना होगा। कैसा कार्य गुरुदेव? इस मंदिर में भगवान के श्री चरणों में तुम एक धागा बांध कर जाओ और जैसे ही तुम्हें मोहिनी के गर्भ में होने की खबर मिले, तुम्हें ये धागा आकर खोलना होगा। तुम्हें पुत्र की ही प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ आने से पहले तुम्हें अपने पुत्र को सब कुछ सौंपना होगा। उसे युवराज और उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। गुरुदेव, मैं ये धागा आपके सामने ही बांधूंगा और आपके सामने ही खोलूंगा भी। हमारा यहाँ होना ना होना कुछ भी निश्चिंत नहीं है। समय आने पर तुम यहाँ आना और धागा खोलना। महाराज कीर्तिवर्मन ने धागा भगवान की मूर्ति में बांध दिया और मोहिनी को लेकर अपने राज्य में आ गए। ओ महाराज, तो ये बात है, इसलिए आप दक्षिण के मंदिर में जाना चाहते हैं क्योंकि आपने मन्नत मांगी थी। ठीक है महाराज, आप जाइए, मैं आपके पीछे से राज्य का ख्याल रखूंगा। महाराज कीर्तिवर्मन दक्षिण के मंदिर की तरफ जाने के लिए तैयार होने लगे कि तभी सुलेखा और विशाखा वहाँ आ गई। महाराज, हम भी आपके साथ दक्षिण के मंदिर में जाना चाहते हैं। हाँ महाराज, हमें भी उस पवित्र स्थल और वहाँ के संत के दर्शन करना है। ठीक है महारानी जी, आप लोग भी हमारे साथ चलिए। महाराज अपनी दोनों रानियों को लेकर दक्षिण की तरफ निकल पड़े और मोहिनी महल में ही रुकी रही। कुछ समय बाद महाराज और महारानियां उस जगह पहुंच गए थे, लेकिन आज 1 साल बाद वह जगह वीरान और उजाड़ हो चुकी थी। वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये 1 साल में इस जगह को क्या हुआ? यहाँ तो बहुत सुंदर पेड़ लगे थे, अभी ये सब इतना बुरा क्यों लग रहा है? लगता है मौसम की मार पड़ी है इस जगह पर। वो मंदिर भी कैसा क्षतिग्रस्त है। महाराज, मुझे तो ये जगह ठीक नहीं लगती। हम अपने साथ सैनिक भी नहीं लाए हैं, हमें वापस लौट जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम अपने पुत्र के लिए इतना तो कर सकते हैं। आइए मंदिर के अंदर चलिए, हम धागा खोल कर आते हैं। ये देखिए, वो रहा हमारा बांधा हुआ धागा, अभी हम उसे खोल कर आते हैं। महाराज ने जैसे ही मूर्ति को छुआ, मंदिर में से आवाज आई, ठहरो, खबरदार, तुमने अगर मूर्ति को हाथ भी लगाया तो। कौन हो तुम और कहाँ हो? सामने आओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मूर्ति को हाथ मत लगाना, चले जाओ यहाँ से। मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है। मैं तो मूर्ति पर लगा हुआ धागा खोल कर ही जाऊंगा। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम चले जाओ यहाँ से, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। मैं किसी परिणाम से नहीं डरता, मैं तो धागा खोल कर रहूंगा। महाराज धागा खोलने के लिए आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ मूर्ति को लगाया, वो पत्थर की मूर्ति बन गए। ये देखकर विशाखा और सुलेखा ने भी महाराज को मूर्ति बनता देख उन्हें छू लिया और वे भी पत्थर की मूर्ति बन गए। महाराज और दोनों रानियां महल नहीं लौटी। कई बार उन्हें ढूंढने की कोशिश हुई, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ पाया। समय बीत गया और मोहिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम महेंद्र रखा गया।
बड़े होकर महेंद्र ने सारा राज्यभार संभाल लिया और देखते ही देखते वह भी एक बहुत अच्छा राजा बन गया। एक दिन महेंद्र शिकार करते हुए दक्षिण के उसी मंदिर की तरफ पहुंचा। लगता है ये वही जगह है जिस जगह माँ ने आने के लिए मना किया था। आज मैं यहाँ पहुँच ही गया हूँ तो अंदर भी जाकर देखता हूँ। महेंद्र मंदिर के अंदर आ गया। मंदिर में ही एक साधु बैठे हुए थे और महेंद्र को आता देख वे खुश हो गए। साधु महाराज, ये मंदिर के भगवान के पास बाकी 3 लोगों की मूर्तियाँ ऐसे क्यों रखी हुई हैं? इसका क्या कारण है? ये मूर्तियाँ भगवान के सामने खड़ी हुई अच्छी नहीं लग रही हैं। आखिर किसने इन्हें यहाँ बना दिया? कई साल पहले यहाँ मेरा आश्रम हुआ करता था। कुछ समय के लिए मैं इस जगह को छोड़कर गया था। पता नहीं किसने यहाँ की ये हालत बना दी। मेरा आश्रम भी टूट फूट गया है, इसलिए मैं अब मंदिर में ही रहता हूँ। लेकिन इन मूर्तियों की वजह से मैं भगवान को अच्छे से नहीं देख पाता हूँ। अब मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम हट्टे कट्टे और बलवान लगते हो। तुम ही ये मूर्तियाँ यहाँ से हटा दो। ठीक है, मैं ही इन्हें यहाँ से हटा देता हूँ। महेंद्र ने जैसे ही उन मूर्तियों को हाथ लगाया, वे मूर्तियाँ वापस से राजा और दोनों रानियां में बदल गयी। हम ठीक हो गए, लेकिन हमें ठीक किसने किया? तुम कौन हो लड़के? और हम तीनों उस समय पत्थर में कैसे बदल गए थे? मैं माहिष्मती का राजा और महारानी मोहिनी का पुत्र महेंद्र हूँ। मोहिनी का पुत्र, माहिष्मती का राजा? कहीं तुम आश्चर्यचकित ना हो राजन, ये तुम्हारा ही पुत्र है। उस प्रेत ने तुम तीनों को पत्थर में बदल दिया था और आज जब तुम्हारे पुत्र ने तुम्हें छुआ तो तुम ठीक हो गए। प्रेत? लेकिन आप तो यहाँ रहते थे ना, फिर प्रेत आया कैसे? महाराज, मैंने आपसे कहा था कि मेरे होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। मैं अपना आश्रम छोड़कर गया था दूसरे नगर में। उतने समय में इस जगह को एक प्रेत ने घेर लिया। अब मैं वापस आया तब उसे पकड़ा और इस जगह को मुक्त किया। मैंने ध्यान लगाया तब मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें ठीक कर सकता है और अब तुम्हारी मन्नत भी पूरी हो गई राजन। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने है, उसने ही तुम्हें ठीक किया है। हाँ गुरुदेव, हाँ मेरा पुत्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, ये सब आपके ही कारण हुआ है। महाराज कीर्तिवर्मन, महारानी सुलेखा और विशाखा ने महेंद्र के साथ मिलकर साधु का आशीर्वाद लिया और अपने राज्य वापस लौट गए।